हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9, सब्जेक्ट रहेगा साइंस। इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको कंप्लीट पेपर का पैटर्न पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे। साथ ही कई बार क्या होता है कि पैटर्न वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्मेट जो है चेंज कर दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो, तो आप कोई भी स्टेटमेंट आ जाए उसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो कंप्लीट पेपर को समझेंगे और इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, इस वीडियो में हम इस पेपर को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे और हिंदी मीडियम में भी आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जहाँ से आप इसको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में देख सकते हो, जिस मीडियम में आप देखना चाहते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए दिया गया है। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सब्लिमेशन इज सेड टू अकर व्हेन द चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस अकर्स डायरेक्टली फ्रॉम। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है एंड वाइस वर्सा, यानी गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए या सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके अंदर आंसर आपका सी भी रहेगा और डी भी रहेगा। हालांकि जो है बोथ का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन सी एंड डी दोनों ही आंसर इसमें करेक्ट रहेंगे। क्वेश्चन सेकंड, आइडेंटिफाई द मिक्सचर अमंग द फॉलोइंग दैट विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इसमें कौन सा शो करेगा? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कौन? कॉलॉइड्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, कॉलॉइड शो करते हैं। तो इसमें जो कॉलॉइड का सॉल्यूशन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? वाटर एंड मिल्क। लेमनेड एक क्या है? सॉल्यूशन है। ग्लूकोज एंड वाटर सॉल्यूशन है। सॉल्ट एंड सॉइल एक सस्पेंशन है। यहाँ पे वाटर एंड मिल्क क्या है? दैट इज द कॉलॉइड। थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 2 8 2, तो आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सेल जो है वो डिस्कवर्ड किसने की थी? सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the slide of human cheek cell is prepared and observed under a microscope a darkly colored spherical or oval dot like structure near the center of each cell। चिक सेल प्रिपेयर की गई, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा गया, उसमें डार्क कलर का स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया नियर द सेंटर, हर एक सेल के सेंटर में। तो करेक्ट जो ऑर्गेनली है वो आपको इसमें बतानी है कि करेक्ट ऑर्गेनली क्या होगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उसमें आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में क्या होता है, क्योंकि चिक सेल है तो ये कौन सी सेल है? ये जो है एनिमल सेल है। ठीक है, तो एनिमल सेल के सेंटर में क्या है? दैट इज़ द न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल लूजेज वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ सॉल्यूशन इज। तो मीडियम के अंदर लोअर कंसनट्रेशन है वाटर की, यानी सेल के अंदर कंसनट्रेशन वाटर की क्या है? ज़्यादा है, और आउटसाइड मीडियम में वाटर कंसनट्रेशन कम है। तो ये जो कंडीशन है, ये कौन सा सॉल्यूशन बनता है? दैट इज़ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बनता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोनों में सेम होती तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर मीडियम में लो होती और सेल मीडियम में हाई हो जाती और सेल के अंदर लो हो जाती, तो ये बन जाता हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। कौन से मेरिस्टेम जो है ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है स्टेम्स एंड रूट्स के? दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम, जिसके अंदर क्या होती है? डिवीज़न जो कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इन एन ऑटोमोबाइल द डिस्टेंस कवर्ड इज डिस्प्लेड ऑन द, तो क्या होता है? कौन टोटल डिस्टेंस जो कवर है वो मेज़र करता है? ओडोमीटर। नेक्स्ट देखिए, अ वैन मूविंग इन अ हाईवे हैज़ अ सूटकेस केप्ट अवॉइड। एक वैन है जो हाईवे पे चल रही है, उसके ऊपर एक सूटकेस रखा है। अ ट्रक स्टॉप्ड सडनली इन फ्रंट ऑफ इट, एकदम से ट्रक सामने आ जाता है। द ड्राइवर ऑफ द वैन इमीडिएटली अप्लाई ब्रेक टू स्टॉप इट, और ड्राइवर जो क्या करता है? एकदम से ब्रेक लगाता है। द ड्राइवर फॉरगेट टू टाई द सूटकेस, ड्राइवर उस सूटकेस को टाई करना भूल जाता है। सो ऑन स्टॉपिंग द सूटकेस विल फॉल ड्यू टू इनर्शिया टूवर्ड्स, तो सूटकेस जो है
वो किस तरफ गिरेगा आपको बताना है। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, जैसे ही ब्रेक लगते हैं, ब्रेक लगते ही जो यहाँ पे वैन है वो किस में आ जाएगी, उसका जो नीचे वाला पोर्शन आप कह सकते हो वो एकदम से रेस्ट में आ जाएगा, और उसके ऊपर जो सामान रखा है ड्यू टू इनर्शिया वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो क्या होगा, सामान आगे की तरफ गिरता है, फ्रंट साइड। जैसे आप बैठे हुए हो, एकदम से ब्रेक लगते हैं तो आगे की तरफ गिरते हैं, सामान के साथ भी वैसा ही होगा। नेक्स्ट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पावर। पिक द करेक्ट एक्सप्रेशन टू फाइंड पावर फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साक्षी क्लाइम स्टेयर्स टू ऑफ अ बिल्डिंग एंड रीचेज 8 मीटर अबव द ग्राउंड इफ हर मास इज 40 किलोग्राम एंड वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, देन हर पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m कितना दिया गया है यहाँ पे, मास इज़ 40 kg, तो 40, g कितना है हमारे पास 10 है, और h कितना है हमारे पास यहाँ पे, h इज़ 8 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3200 जूल, ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिसाइड इट्स लाउडनेस। तो लाउडनेस किससे जो है डिसाइड होती है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर्स यूज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट और लंग्स इन अ पेशेंट बॉडी। सेलेक्ट द नेम ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हार्ट बीट सुनने के लिए जो है किसका यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप का। वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश स्पीसीज सरफेस फीडर इन कंपोजिट फिश कल्चर। सरफेस फीडर कौन सी होती है, कैटला। मिडल फीडर होती है रोहू। बॉटम फीडर होती है मृगल। ठीक है, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट डिज़ायरेबल फॉर बी कीपिंग। कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिज़ायरेबल नहीं है, यानी होना नहीं चाहिए। बीज ब्रीड वेरी वेल, बिल्कुल होना चाहिए। बी स्टेन बिहेव फॉर लॉन्ग पीरियड, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, ये भी ज़रूरी है बी कीपिंग के लिए। बी स्टिंग मोर, बहुत ज़्यादा काटती हैं, एंड गो टू डिफरेंट पैशरेज, और एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चली जाती हैं, तो ये बी कीपिंग के लिए अच्छा नहीं है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक आर कंसिडर्ड गुड फॉर फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स यानी जो पशुओं को खिलाने के लिए, चारा बनाने के लिए यूज़ होती हैं, वो कौन से एक एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो देखिए, चारा बनाना है उसके लिए क्या चाहिए, टॉल भी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा फैली हुई होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। तो टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 से 20 आपके सामने असर्शन एंड रीज़न है, और आपको इनका आंसर करना है। बोथ ही एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट, ये आप देख लीजिए। असर्शन दिया गया है, द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड फ्रॉम द किचन रिचेज अस इन सेकेंड्स। तो जो कुकड फूड है उसकी जो स्मेल है वो हमारे तक पहुंच जाती है सेकेंड्स में। क्लियर। एंड गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। गैसेज के अंदर डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर ये, इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ए हमारा यहाँ से आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, स्टोमेटा आर वेरी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट सरफेस। ठीक है, तो ऑल ओवर द प्लांट सरफेस तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, केवल लीव्स में होते हैं। एंड स्टोमेटा हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट्स, ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टोमेटा के फंक्शन है, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, असर्शन दिया गया है, व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स। तो ये क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल ठीक है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जीरो है, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स। जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए एक फोर्स यहाँ पे 4 न्यूटन का यहाँ पे लगा हुआ है, और इस तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 4 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, तो ये बैलेंस फोर्स माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, आगे कहा गया है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है। व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट कैन कॉज चेंज इन एक्सेलरेशन। जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाता है तभी उसकी पोजीशन में चेंज होगा। यहाँ से 4 न्यूटन लगाया है, यहाँ से 10 न्यूटन लगा दिया, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ सरकेगा, ये बॉक्स इस तरफ जाएगा। तो ये कैसा फोर्स है, दैट इज़ द अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो इसीलिए इसमें हमारा आंसर 19 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन दिया गया है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ इज जीरो।
ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बाय द फोर्स ऑन ग्रेविटी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के राउंड घूम रहा है, तो वो क्या है, वर्क डन ज़ीरो है। तो बिल्कुल ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन और उसके बीच कितना एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, जिसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, जो भी चीज़ ऐसे सर्कल में घूमती है। क्लियर। तो 90 डिग्री का एंगल बनने से, जैसे कुली सामान लेके चलता है, उसमें भी वर्क डन ज़ीरो हो जाता है 90 डिग्री एंगल बनने से, डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में। तो इसी तरह से यहाँ पर है। रीज़न क्या रहेगा, अ सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस फ्रॉम द अर्थ मूव इन अ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फॉर सम टाइम देन शिफ्ट इट्स ऑर्बिट अराउंड द मून। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम तक उसके ऑर्बिट में रहेगा और फिर मून के ऑर्बिट में चला जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तब वो अपना ऑर्बिट छोड़ के अर्थ का और मून के ऑर्बिट में फिक्स होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो आंसर हमारा यहाँ से इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ए ट्रू है एंड आर जो है वो फॉल्स रहेगा। सेक्शन बी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 से 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर दिया गया है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अमंग बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम, विच वन हैज़ मोर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड। 1 किलोग्राम लिक्विड को किस में चेंज करना है, इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 kg लिक्विड को किस में चेंज करना है, गैस में चेंज करना है। ठीक है, उसके किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उसको कहेंगे हम लेटेंट हीट, यानी छुपी हुई एनर्जी, जो कि लिक्विड के जो बॉन्ड हैं उनके बीच में, उनको तोड़ने का काम करेगी और तोड़कर वो किस में कन्वर्ट करेगी, गैस में कन्वर्ट करेगी। उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, एंड विच हैज़ मोर हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्टीम हैज़ मोर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देन बॉइलिंग वाटर। तो स्टीम के अंदर ज़्यादा लेटेंट हीट होगी, क्योंकि वाटर के अंदर तो जो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड टूट कर, अब टूटेंगे कैसे, जब उसको हीट सप्लाई की जाएगी, बॉन्ड टूट कर किस में चेंज हुए, गैसियस स्टेट में चेंज हुए, इसलिए स्टीम के अंदर एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोरेशन। कौन से फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन की रेट को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो इसमें आप आंसर लिखेंगे, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज जो होगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है तो इवेपोरेशन रेट इंक्रीज करेगी। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन विंड स्पीड एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। कोई भी 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ स्केमेटिक पिक्चर्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 जो स्टेट हैं, कौन कौन सी स्टेट हैं, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। तो तीनों स्टेट का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ से करेंगे इसका आंसर। तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के पास पास रहेंगे, तो ये क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, थोड़ा थोड़ा इसमें आप देख रहे हो कुछ गैप जो है इसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये लिक्विड हो जाएगा। एंड थर्ड वन में पार्टिकल्स दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो ये गैस हो जाएगा। तो ये इसका डायग्राम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच फैक्टर्स कॉज चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, तो कौन से फैक्टर हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर को अगर हम कम ज़्यादा करें तो स्टेट चेंज हो सकती है। और दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, प्रेशर का फैक्टर हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अमंग द गिवन सॉल्यूशन। तो सोडा वाटर है, इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट में इसको क्या करना है, इसको लिस्ट आउट करना है। तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट होता है जो लेस क्वांटिटी में होता है। तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। एंड टिंचर ऑफ आयोडीन के अंदर आयोडीन वो क्या रहेगी, सॉल्यूट रहेगी कम क्वांटिटी में। एंड जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा, अल्कोहल वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी। नेम एनी 2 ऑर्गेनेलीज बिसाइड न्यूक्लियस दैट हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल इन अ सेल, दे सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स टू। हाउ। तो 2 ऑर्गेनेली का नाम बताना है जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर। और वो अपना प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन किससे बनेगा, राइबोसोम से। तो यानी प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी 2 ऑर्गेनेली हैं जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और अपना राइबोसोम होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, ये 2 ऑर्गेनेली हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड।
जिनके अंदर अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होते हैं। एंड वो प्रोटीन कैसे सिंथेसिस करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर ओन राइबोसोम्स। अगला प्रश्न रहेगा, हाउ आर प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल, गिव एनी 2 डिफरेंसेस। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? आपको कोई भी 2 डिफरेंसेस में देने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 2 डिफरेंस सफिशिएंट रहेंगे। तो यहीं से इसका आंसर कर देंगे बच्चे। प्लांट सेल जो है दे हैव ऑन सेल वॉल, उनके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। इसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल, लेकिन इसमें छोटे होते हैं या होते ही नहीं हैं। इसके अंदर जो है प्लास्टिड होते हैं, जिससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट सेल के अंदर, बट इसमें प्लास्टिड नहीं होते। इसमें पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल लार्ज वैक्यूल होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में चला जाता है, लेकिन इसमें सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है। तो ये डिफरेंस आप कर लेंगे। और कोई भी 2 यहाँ पर आपको लिखने हैं, बट आपको सारे याद करने हैं। मिनिमम 3 डिफरेंस तो आपको याद होने ही होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपको डेफिनेशन देनी है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बताना है। डेफिनेशन दे देंगे, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। हर एक जो यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड यानी जो 2 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, मान लीजिए एक का मास कैपिटल एम है और एक का मास स्मॉल एम है, तो इन दोनों का मास जो है विच इज़ proportional to the product of their masses, यानी जो फोर्स है that is the directly proportional to the capital M and also small m and inversely proportional to the square of the distance between them। और वो जो है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? उनके बीच में जितनी डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इज इक्वल टू, यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आता है? F इज इक्वल टू GM अपॉन डी स्क्वेयर, ठीक है, या आर स्क्वेयर, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम बॉब। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन देना है, दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, एंड ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम के केस में आपको बताना है। सो यहाँ से आंसर करेंगे, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम। एक पेंडुलम है, ठीक है, उसमें क्या होता है? एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होती है। देखिए एक पेंडुलम के केस में जब पेंडुलम जो है यहाँ पे इस तरह से एक पर्टिकुलर हाइट पे इस तरह से होता है, यहाँ पे एक बॉब है, इस सिचुएशन में क्या होगा? उसकी मैक्सिमम हाइट है, मान लीजिए ये इसकी क्या है, यहाँ पे ये इसकी मीन पोजीशन है, तो ये जब इस तरफ मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसकी यहाँ पे mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी वो हाई होगी, मैक्सिमम होगी। इसी तरह जब ये इस तरफ मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लेकिन जब ये मीन पोजीशन पे होगा इस समय इसकी क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी वो हाई रहेगी। और अगर हम बीच की सिचुएशन की बात करें, मान लीजिए यहाँ की बात करें, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या रहेंगी? दोनों कांस्टेंट रहती हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? कि दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप किसी भी सिचुएशन की बात करो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक तरह से क्या है? 0 है जब मैक्सिमम है। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो mgh 0 हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। कहीं बीच में उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है और mgh भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन दोनों का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। यानी सिचुएशन कोई भी हो, एनर्जी पेंडुलम के केस में कांस्टेंट ही रहने वाली है। इसीलिए, और कौन सा लॉ है ये? दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, इन बिटवीन अबो 2 केसेस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू वन अनदर ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, बट देयर सम टोटल रिमेन्स कांस्टेंट एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेक्शन सी देखेंगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू केमिकल फिजिकल एंड केमिकल चेंज। समझ लेते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। अगर कुछ नया नहीं बनता है तो फिजिकल चेंज होगा। अगर कुछ नया बन जाता है, न्यू बनता है, ठीक है, पहले से कुछ नया बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड, आप बताइए क्या होना चाहिए? फूड का डाइजेशन हो गया तो हमें क्या मिली? एनर्जी मिली, ठीक है। और भी इसमें हमें नए नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो वाटर में फ्रीज हो गया, केवल स्टेट में चेंज आया है, तो ये क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या रहेगा बच्चे? केमिकल चेंज हो जाएगा। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर बर्न हो गया है, केमिकल हो जाएगा,
ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेल्टिंग की जगह बर्निंग ऑफ वैक्स होता तो ये केमिकल हो जाता। फोल्डिंग ऑफ पेपर, हमने पेपर को फोल्ड कर दिया, कुछ नया थोड़ा ना बना है, पेपर तो पेपर ही रहा, तो फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आपके फिजिकल चेंज रहेंगे और 3 आपके केमिकल चेंज रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ K2CO3 एंड CO2। तो आपको इनके मोलिकुलर मास जो है वो निकालने हैं। यहाँ पे आपको एटॉमिक मास गिवन है। सो इसको देखेंगे कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। K2CO3 है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास 39 एक पोटेशियम का एटॉमिक जो मोलिकुलर ये एटॉमिक मास है वो दिया हुआ है, और हमारे पास एटम कितने हैं पोटेशियम के, 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस हमारे पास कार्बन केवल 1 है, ठीक है, और उसका मास कितना है, हमारे पास कार्बन 1 है और उसका मास है 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर प्लस हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 3 हैं, और एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, तो इसको आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 138 U आ जाएगा। इसी तरह आप CO2 का निकाल सकते हो, एक कार्बन कितना हो गया 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, और यहाँ पे इसको 2 से कितने से मल्टीप्लाई करोगे 16 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आ गया 12 + 32 कितना हो जाएगा 44 U हो जाएगा। यहाँ से इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिस्ट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों में आपको 3 जो है डिफरेंस बताने हैं। सो यहाँ से डिफरेंस करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। तो साइज़ क्या रहेगा, साइज़ जो प्रोकैरियोटिक का है दैट इज़ द जनरली स्मॉल, एंड इसका क्या रहेगा यूकैरियोटिक का जनरली लार्ज रहेगा। ठीक है, तो पहले जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दिया गया है ना, तो पहले साइज़ जो है वो प्रोकैरियोटिक का है, फिर यूकैरियोटिक का है, कंपेयर किया गया है, डिफरेंस बताया गया है। न्यूक्लियर रीजन क्या होएगा, इसके अंदर नॉट वेल डिफाइंड, यानी एक पर्टिकुलर जैसे न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, नोन एज न्यूक्लियोइड। और जो भी जैसे जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो भी इसके अंदर मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक है, तो आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम किया है, तो यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस होता है विद पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। क्लियर, जैसे ये एक मेम्ब्रेन है तो इसके साथ इसके अंदर क्या रहेगा न्यूक्लियस होता है, जबकि न्यूक्लियोइड जो है वो मेम्ब्रेन के साथ नहीं होता, ऐसे फ्रीली मटेरियल होता है। क्रोमोसोम इसके अंदर प्रोकैरियोटिक में सिंगल होता है, जबकि यूकैरियोटिक में मोर देन 1 होते हैं। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट रहती हैं, जैसे गोल्गी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं, ठीक है, एब्सेंट होती हैं, एंड उसमें क्या होती हैं प्रेजेंट होती हैं। तो कोई भी 3 डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन देयर सेल्स। तो 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आपको कंपेयर करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड बेसिस ऑफ शेप एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इन 2 के बेस पे आपको डिफरेंस बताना है। कुछ बच्चे ये नहीं पढ़ते कि किस बेस पे, बस डिफरेंस आ गया लिख दो जितना आता है आपको, ऐसा नहीं होता है। आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप जो पूछा गया है वो बताओगे। शेप एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के बेस पे आपको बताना है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, देखिए स्टेरेटिड मसल है, स्मूथ मसल है, एंड कार्डियक मसल है। तो इसमें शेप हो जाएगी सिलेंड्रिकल शेप, इसकी हो जाएगी स्पिंडल शेप, और इसकी हो जाएगी सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच। आपने डायग्राम ज़रूर किया होगा, ठीक है। तो इसकी शेप जो है कुछ इस तरह से स्पिंडल शेप होती है ये वाली, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जबकि इसकी शेप अलग होती है। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे रहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इसमें यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, और जो कार्डियक मसल होती है उसमें भी कैसे रहते हैं, यूनी न्यूक्लिएट। आप एक बार डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको ज़रूर कीजिएगा, डायग्राम भी इसका इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्टेट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन और एनालाइज 1 एग्जाम्पल फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ वेयर द थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल एंड एक्सप्लेन इट। क्लियर, सो थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन जो है उसके क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। बस अगर हम एक्शन को प्लस कहेंगे तो रिएक्शन को माइनस कहेंगे, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा।
When one object exert a force on another object, the second object instantly exert a force back on the first object. अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इंस्टेंटली जो है क्या होगा, दूसरा भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे. एग्जाम्पल क्या है, अ मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, हम चल रहे हैं. वाइल वॉकिंग ए पर्सन पुश द ग्राउंड, हम क्या करते हैं, चलते हुए जो पैर है उससे ज़मीन को प्रेस करते हैं. फिर क्या होता है कि ग्राउंड बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पैर के ऊपर प्रेशर डालती है, जिससे कि ग्राउंड इन रिटर्न पुश द पर्सन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दस मेकिंग हिम वॉक. और उस फोर्स से ही हम क्या करते हैं, हम आगे की तरफ चल पाते हैं. ठीक है. इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो. बोट का एग्जाम्पल दे सकते हो. जब आप बोट में से उतरते हो तो वो पीछे की तरफ जाती है, आप आगे की तरफ उतरते हो. आप इसका बुलेट का एग्जाम्पल दे सकते हो. जब बुलेट आगे की तरफ निकलती है गन से तो क्या होता है कि जो गन होती है उसको पीछे की तरफ जर्क लगता है. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो. अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. और साथ में आपको बताना है, वाई डज एन आयरन नेल सिंक वाइल अ कोर्क फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो क्या रहेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे कौन कौन से एप्लीकेशंस हो जाएंगी. शिप जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सबमरीन्स काम कर रही हैं, लैक्टोमीटर टू फाइंड प्योरिटी ऑफ मिल्क, ये सब जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे है. हाइड्रोमीटर टू फाइंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी किस पे काम कर रहा है, हाइड्रोमीटर, डेंसिटी लिक्विड की जो हम मेजर करते हैं. ठीक है, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है. तो इसमें से कोई भी आप रेलिवेंट एप्लीकेशन लिख दोगे. ठीक है. और नेक्स्ट देखिए कि जो आयरन नेल है वो सिंक कर जाता है. अब सिंक करेगा या कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर. अगर डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर से डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या कर जाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट वो सिंक कर जाता है. क्लियर. और अगर उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है तो वो फ्लोट कर जाएगा. तो डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज़ मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, सो इट सिंक. और जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में अगर हम डालते हैं तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, एक बियॉन्ड फोर्स भी लगता है, ऊपर की तरफ भी उसके ऊपर फोर्स लगता है. लेकिन अगर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो है मान लीजिए 5 न्यूटन है, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जो उसकी डेंसिटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा. तो दोनों ही फैक्टर काम करते हैं. तो हम ओवरऑल क्या कहते हैं कि जो आयरन नेल है उसकी डेंसिटी वो क्या है, ज़्यादा है. क्लियर. इसलिए वो सिंक कर गया. एंड कॉर्क की डेंसिटी कम होती है देन वाटर, एंड द बियॉन्ड फोर्स ऑफ वाटर मेक इट फ्लोट. और उसके ऊपर बियॉन्ड फोर्स जो है वो क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से जो कॉर्क है वो क्या करता है, फ्लोट करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर डिफरेंट एंड व्हाई इज इट एडवाइज टू टेक अप ऑर्गेनिक फार्मिंग. बहुत इजी क्वेश्चन. मैन्योर और फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजर में डिफरेंस आपको लिखना है. तो आंसर लिख देंगे, मैन्योर जो है उसके अंदर क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है. एक तो मेन ये हो गया कि उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है. जबकि फर्टिलाइजर में क्या होगा, कमर्शली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट, कमर्शली प्रोड्यूस किए गए हैं, वो फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है, ये भी आप लिख सकते हो. मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, वो भी आप लिख सकते हो. मैन्योर को स्टोर करना इजी नहीं है, लेकिन फर्टिलाइज़र वी कैन स्टोर फर्टिलाइजर्स ईजिली, ये आप लिख सकते हो. फर्टिलाइजर्स जो है उसमें क्या होता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया. जबकि मैन्योर में क्या है, मैन्योर में जो है लगभग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐसे अलग से नहीं होते कि पर्टिकुलर इसी न्यूट्रिएंट के लिए मैन्योर है. ठीक है. तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी. उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि यूज़ ऑफ ओनली ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइज़र. ऑर्गेनिक फार्मिंग में केवल ऑर्गेनिक मैन्योर या बायो फर्टिलाइजर्स का ही यूज़ होता है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ केमिकल. इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रेफरेंस देनी चाहिए. ये आपका सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा. सेक्शन डी दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 34 से 36 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे. इसमें देखिए, श्रीजा टुक अ स्टोन, एक स्टोन लेती है श्रीजा एंड इसको एक स्ट्रिंग से बांध देती है. ऑन मेजरिंग सी फाउंड दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वाज 84 सेंटीमीटर. जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, 84 सेंटीमीटर है. वो क्या करती है, सी हेल्ड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड स्टार्टेड मूविंग. वो जो पत्थर है उसकी रस्सी को ऐसे जो बंधी हुई है स्टोन से उसको ऐसे पकड़ती है और गोल गोल घुमाने लगती है, ऐसे गोल गोल. ठीक है. और 5 राउंड लेती है. कितने राउंड ले रही है, 5 राउंड्स. तो कितने राउंड लिए उसने, 5 राउंड्स लिए. क्लियर. नाउ
एकदम से वो क्या करती है कि स्ट्रिंग को छोड़ देती है। इन विच डायरेक्शन विल द स्टोन गो, और किस डायरेक्शन में जो स्टोन है वो जाएगा। तो स्टोन जो है वो एकदम से, अगर मान लो यहाँ पे उसने छोड़ा तो यहाँ जाएगा, ऐसे इस तरह से चला जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो। यहाँ से छोड़ेगी तो इधर चला जाएगा, एकदम से यहाँ से छोड़ेगी तो इधर चला जाएगा, यहाँ से छोड़ेगी तो इधर चला जाएगा। क्लियर। वट विल बी द डिस्प्लेसमेंट बाय द स्टोन आफ्टर कवरिंग वन कंप्लीट राउंड। एक जब वो कंप्लीट राउंड ले लेगी, यहाँ से शुरू हुई और ऐसे एक कंप्लीट राउंड पे डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट? ज़ीरो। जिस पॉइंट से शुरू हुए वहीं पे वापस आ गए, तो घूम फिर के जहाँ शुरू होते हैं वहीं पे वापस आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है? ज़ीरो। ध्यान रखना, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से आंसर करेंगे। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस बतानी है कि 5 राउंड में कितनी डिस्टेंस हुई। अब हमारे पास क्या है कि वो सर्कल में घुमा रही है, तो सर्कल का हम निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? आर इज़ 84 सेंटीमीटर, क्योंकि रस्सी की जो लेंथ है वही हमारी क्या है? रेडियस है। उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.84 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन इन 1 राउंड, तो 1 राउंड के लिए निकालेंगे 2πr, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5.28। तो ये एक राउंड के लिए आया। 5 राउंड्स के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हम 5 से कर देंगे। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 26.4 मीटर आ जाएगा। अब एकदम से जब उसको फेंकेंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगी? वो उसको कहेंगे हम इन टेंजेंट डायरेक्शन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है, तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी टाइम दिया गया है, तो आप देख सकते हो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। यानी जो गैप दिया गया है 2 से 4, 4 से, हर एक के बीच में 2-2 का गैप है। जब इस तरह का डाटा आपको दिया हुआ हो कि गैप जो है वो बीच बीच में क्या हो? सेम हो, तो हमेशा वो ग्राफ कैसा रहता है? वो ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। और आप ग्राफ से क्या ऑब्टेन करते हो? विच इन्फ्रेंस डू यू ऑब्टेन फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? आंसर यहाँ से कर लेंगे। इसमें देखिए, जो ग्राफ है वो वीटी ग्राफ वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रहेगी। और जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है? दैट इज़ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है वो क्या बताता है? हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। और यहाँ पे ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में आपको डिफरेंस बताना है। ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ये करना चाहिए। रीमा जॉग्स फ्रॉम वन एंड ऑफ अ स्ट्रेट रोड ऑन द अदर एंड कम बैक। अब रीना क्या करती है? स्ट्रेट रोड है उसके एक तरफ जाती है और फिर वापस आ जाती है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट रोड इज़ 575 मीटर। जो लेंथ है रोड की वो 575 मीटर है। व्हेन शी चेक द टाइम शी ऑब्जर्व दैट शी टुक 4 मिनट्स टू गो। जब वो टाइम देखती है तो वो देखती है कि जाने में उसको कितना समय लगा? 4 मिनट का लगा। बट टुक 2 मिनट एक्स्ट्रा वाइल कमिंग बैक। लेकिन जब आती है तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लेती है, यानी 6 मिनट उसको आने में लगा। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ रीमा। तो स्पीड आपको एवरेज निकालनी है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये हमारी क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे आंसर। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस बताना था। तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होगा? वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या रहेगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड रहेगा 2 × 575 मीटर, दैट इज़ 1150 मीटर। ठीक है, टोटल टाइम क्या रहेगा? तो 4 + 6 क्या हो जाएगा? 10 मिनट्स। टोटल टाइम कितना लिया? 10 मिनट्स, और उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 600 सेकंड। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आंसर हमारा 1.92 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें 35 देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस बताना है। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन। गिव वन मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। जैसे आप गोइटर का एग्जांपल दे, आयोडीन का एग्जांपल दे सकते हो, कोबाल्ट का दे सकते हो। KLM शेल ऑफ एन आर फुल, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी। तो ये आपको बताना है। सो आइसोटोप और आइसोबार में यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स जैसे कि कार्बन 16, 12 और कार्बन 6, 14। ठीक है, ये आइसोटोप्स हो गए जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या है? एटॉमिक मास तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। इसी तरह अगर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास जो है वो क्या हो? सेम हो,
उनको क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो यहाँ पे आर्गन का दे सकते हो 18 और 40, और कैल्शियम का दे सकते हो 20 एंड 40। तो ये क्या है, एक आइसोबार्स है। तो आपको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, ये दोनों एग्जाम्पल याद कर लेंगे। उसके अलावा मेडिसिनल यूज़ किसका है, कोबाल्ट आइसोटोप यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड आयोडीन आइसोटोप यूज्ड इन गोइटर ट्रीटमेंट। तो इसमें ये यूज़ होता है। अब अगर के, एल और एम शेल कंप्लीट हैं तो उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2, 8 और 8, तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और में, 2 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एक्स हैविंग एटॉमिक मास 16U एंड 18U रेस्पेक्टिवली। 2 आइसोटोप दिए गए हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एक का 16U है जो 90% है, और 18U जो कि 10% है। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। तो हम एवरेज एटॉमिक मास क्या लेंगे वो आपको निकालना है। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक का मास 16 है और दूसरे का कितना है, 18 है। एक हमारे पास 90% है और दूसरा कितना है, 10% है। क्लियर है। तो हम कैसे निकालते हैं एवरेज, यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल हमारे पास ये 100 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 16 जो है वो 90% अवेलेबल है और 18 वो 10% अवेलेबल है। तो 16 इंटू 90 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, 16 को 90 से मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड बाई 100, प्लस 18 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइडेड बाई 100। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन तो बेटा बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 14.4। इसको जब आप करोगे और इससे आ जाएगा 1.8, तो टोटल कितना एटॉमिक मास लोगे एवरेज, वो लिया जाएगा 16.2U। ये एवरेज एटॉमिक मास उनका लिया जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहा गया है अटोमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। तो अगर अटोमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 7। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन इसलिए 7 है क्योंकि नाइट्रोजन पे कोई इसमें चार्ज नहीं दिखाया गया। अगर चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता। अब यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूट्रल है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 7 हो गए। प्रोटॉन कितने होंगे, ये भी 7 होंगे। एंड न्यूट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि अटोमिक मास जो है वो कितना होता है, 14 होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उनको घटा दीजिए, वो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे 14 माइनस 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गई। क्लियर। एंड राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास इसमें 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, के शेल और एल शेल में 2 एंड 5 हो जाएगी। अब पूछ रहा है वैलेंसी, तो वैलेंसी कैसे निकाल देंगे। वैलेंसी देखिए, वैलेंसी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ गया, 3। तो वैलेंसी कितनी आ गई, यहाँ से हमारी 3 जो है वैलेंसी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, विच कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन जाइलम। कंपोनेंट लिखना है फ्लोएम दैट इज नॉन लिविंग एंड गिव द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। कौन सा जो है डेड होता है, फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड होता है। और जाइलम क्या करता है, फंक्शन बताना है। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, कंपेयर करना है। और में दिया गया है, कंपेयर सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस एंड थिकनेस। थिकनेस और इंटरसेलुलर स्पेस के बेस पे आपको जो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को कंपेयर करना है, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और जो है पैरेन्काइमा को। अगला है, विच सिंपल परमानेंट टिश्यू इज प्रेजेंट इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो ये स्क्लेरेनकाइमा होता है। वाई दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज़। उनको परमानेंट टिश्यू क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो डिवीज़न की एबिलिटी खो देते हैं। तो आंसर यहाँ से करेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। डिफरेंस, इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा में बच्चों स्पेस जो है उनके बीच में ज़्यादा होता है। क्लियर। कोलेनकाइमा में बहुत कम हो जाता है इसके कंपैरेटिवली, और स्क्लेरेनकाइमा में बिल्कुल स्पेस नहीं होता, मोटी थिकनिंग हो जाती है सेल्स के आसपास। आप डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थिकनेस ऑफ अ सेल वॉल, तो पैरेन्काइमा में जो थिकनेस होती है सेल वॉल की वो बिल्कुल थिन है। कोलेनकाइमा में थिक होती है कॉर्नर्स पे, और स्क्लेरेनकाइमा में मोटी होती है। तो सेकंड का स्क्लेरेनकाइमा। और थर्ड में क्या आ जाएगा, वो परमानेंट क्यों हो जाते हैं, बिकॉज दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट टू डू वेरियस फंक्शन। उनके अंदर जो डिवीज़न की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 से 39। दे आर केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड। सो वाइल डिस्कसिंग विद स्टूडेंट, तो इसको आप पढ़ लेंगे एक बार, कुछ खास नहीं है ये। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज बीइंग डिस्कस्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है। तो इसमें आप देखिए, लेक पॉन्ड, कहीं से भी उसने पानी लिया है किसी भी सोर्स से,
तो विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला सेम रहेगा, तो ये कौन सा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। तो ये कौन सा लॉ है, दैट इज़ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आप लिख सकते हो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शंस। अगला देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम, वाटर के अंदर नंबर ऑफ एटम का रेशियो बताना। इसके अंदर कितने एटम है, 2। ऑक्सीजन में कितने हैं, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2:1 हो जाएगा यहाँ से। तो रेशियो कितनी आ गई, 2:1। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। बाय मास निकालना है, तो वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम मास देखें तो कैसे देखेंगे, 2 इसका मास हो गया, एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो 2 के 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो यहाँ से आप इसके करेंगे, ये कितना आ गया 1:8। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1, प्लस में ऑक्सीजन 1 है और एक ऑक्सीजन का 16। तो कितना आ गया, 2 + 16 कितना आ गया, 18U आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेंगे। द यंग वन ऑफ एनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑफ स्मॉल साइज। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज ऑफ स्मॉल साइज व्हेन इट इज़ बोर्न। बहुत छोटा होता है बच्चा जब पैदा होता है। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, धीरे धीरे सेल्स इंक्रीज करने लगती हैं। एंड इट ग्रो इनटू एडल्ट ऑफ लार्ज साइज, और एक बहुत बड़ा लार्ज साइज का ह्यूमन बीइंग बन जाता है। स्वाति गोट क्यूरियस एज टू हाउ दिस प्रोसेस हैपन एंड ट्राई टू डू सम रिसर्च, और कुछ रिसर्च करती है कि ये ऐसा हुआ क्यों। विच टाइप ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन आर आइडेंटिफाइड बाय द स्वाति। कौन कौन सी 2 डिवीजन वो देख रही है, तो इसके अंदर कौन सी 2 डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है एंड मियोसिस होती है, ठीक है। आपको उन दोनों के बीच में एक जो है डिफरेंस बताना है। तो यहाँ से आप दोनों में डिफरेंस बता देंगे कि अकर इन सोमेटिक और बॉडी सेल्स, ठीक है। जो माइटोसिस होती है, ये किसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, माइटोसिस के बारे में, कि वो सोमेटिक और बॉडी सेल्स में होती है। जबकि जो मियोसिस होती है दैट अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मियोसिस होती है, क्लियर। जो माइटोसिस होती है बच्चे, वो फॉर ग्रोथ होती है, केवल ग्रोथ करती है। जबकि जो मियोसिस होती है वो फॉर रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। जो माइटोसिस है उसके अंदर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, जबकि जो मियोसिस होती है उसके अंदर 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। जो माइटोसिस है वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होते हैं, यानी 2n नंबर, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, 2n नंबर। जबकि मियोसिस के अंदर केवल यहाँ पे मियोसिस में हैप्लॉयड नंबर जो क्रोमोसोम है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको इसमें कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, लेकिन हालांकि लिखना आपको एक ही है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मिनिमम आपको हर एक जो डिफरेंस है उसमें 3 पॉइंट तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, A boy fell down and got injured. Skin on his elbow was peeled off. Which cell division will help his injury to get healed and how? एक बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो कौन सा डिवीज़न उसकी इंजरी को हील करने में काम आएगा। तो कौन सा इंजरी, इसके अंदर कौन सी सेल काम करेगी, सेल डिवीज़न इसके अंदर माइटोसिस काम करेगी, ठीक है, माइटोसिस। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंश्योर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी काम करेगी, उसके अंदर जो है मियोसिस काम करेगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी इसके में, इसका आंसर जो है आपका मियोसिस हो जाएगा, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 39 देखिए, शुभी वांटेड टू ऑब्जर्व हाउ स्पीड ऑफ साउंड वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया। मीडियम में अलग अलग जो स्पीड है वो कैसे चेंज होती है वो देखती है। शी टू एल्यूमिनियम रोड, एक एल्यूमिनियम रोड उसने ली। एंड आस्क्ड हर फ्रेंड टू स्टैंड एट द अदर एंड, दूसरे एंड पे खड़े होने के लिए उसने फ्रेंड को बोला। शुभी टैप्ड स्लाइटली ऑन वन एंड, उसने एक पेन से उसको क्या किया, टैप किया। ही फाइंड ट्राई टू लिसन एट द अदर एंड, और उसकी फ्रेंड ने अदर एंड पे उसको सुनने का प्रयास किया। तो क्वेश्चन है, थ्रू विच मीडियम विल साउंड ट्रेवल फास्टर। तो किस में जो साउंड है वो फास्ट ट्रेवल करेगी, तो एल्यूमिनियम में करेगी, ठीक है। क्योंकि जो साउंड की ट्रेवलिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और एल्यूमिनियम यहाँ पे मोर डेंसर होगा, तो एल्यूमिनियम में इसीलिए फास्ट जो है वो ट्रेवल करेगी। 2 सील्ड क्यूबॉइडल बैग्स वर टेकन, बॉक्स ए वॉज फिल्ड विद वाटर एंड बॉक्स बी हैड एयर इनसाइड इट। साउंड ट्रेवल स्लोली इन विच बॉक्स एंड वाई। तो एक बॉक्स में वाटर है और एक बॉक्स में एयर है, तो किस में वो स्लोली जो है मूव करेगी, ये आपको बताना है। तो इसमें बॉक्स बी में करेगी, बॉक्स बी में करेगी, ठीक है। तो आप आंसर वही दे सकते हो कि उसकी डेंसिटी जो है वो कम है, एयर की डेंसिटी वाटर से कम है, तो यहीं से आंसर हो जाएगा बॉक्स बी में करेगी, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन वाटर। अगला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है
तो इसमें देखिए पिच जो है, पिच किस पे डिपेंड करती है? पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। एंड डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर हैविंग सेम पिच एंड सेम लाउडनेस, तो ये किस पे डिपेंड करती है? सेम पिच है और सेम लाउडनेस है, तब हम उसको कैसे पहचानते हैं? बाय द क्वालिटी। किससे? बाय द क्वालिटी, और यू कैन से टिम्बर, ये आंसर होगा। और में दिया गया है व्हेन साउंड प्रोपेगेट इन द एयर इट क्रिएट रीजन ऑफ हाई डेंसिटी एंड रीजन ऑफ लो डेंसिटी अल्टरनेटिवली। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी बनती हैं, व्हाट आर दे नोन एज? तो हाई डेंसिटी जहाँ पर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्रेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्रेशंस। ठीक है। और जो लो डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी को क्या बोलेंगे? कंप्रेशंस। और लो डेंसिटी जहाँ होती है उसको क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन। क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शंस बोलते हैं। ठीक है। आपने डायग्राम भी देखा होगा, ये जैसे हाई डेंसिटी है, फिर ये क्या होगी? लो डेंसिटी हो गई, फिर से पास पास आ गई तो हाई डेंसिटी हो गई, फिर ये जो है दूर दूर हो गए तो लो डेंसिटी, तो ये कंप्रेशन हो जाएगा और ये रेयरफैक्शन हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। फिर भी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।